हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस? सो इमोशनल इंटेलिजेंस तुम्हारी एबिलिटी है कि किस तरीके से तुम अपने इमोशन को मैनेज करते हो, अंडरस्टैंड करते हो और उनको यूज करते हो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वे में, जिससे वो तुम्हारी सक्सेस में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं। अब इमोशनल इंटेलिजेंस का जो नेचर है ना, वो डुअल है। मतलब इसके दो मेन एरिया है। पहला, जहां आप अपने आप को समझते हो कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट इसमें आती है। दूसरा, जब आप लोगों को समझते हो, इसमें आपका सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट आता है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों है इमोशनल इंटेलिजेंस इतना इंपॉर्टेंट? तो ये आपके सेल्फ मैनेजमेंट और सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, जो आपके क्रिटिकल एरियाज होते हैं ना, वहां पे अगर आप अपने इमोशंस कंट्रोल कर लो तो आप बहुत ही सक्सेसफुल हो सकते हो। मान लो आप एक बहुत ज्यादा कोई हार्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम लिखने जा रहे हो, जिसकी आपने 2 साल तक तैयारी करी है, ठीक है। और आपको वहां पे कोई ऐसा होता है कि टाइम बहुत कम बचता है और टिक टिक कर रही है घड़ी और आपके पास टाइम कम है, क्वेश्चन बचे हैं 10, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने इमोशन को मैनेज कर लो और आप पैनिक नहीं हो, तो आप सारे 10 के 10 क्वेश्चन को उस टाइम में आंसर कर सकते हो। बट अगर आप पैनिक हो गए तो आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस देखो कितना इंपॉर्टेंट है। आपकी 2 साल की मेहनत सिर्फ आपके इमोशंस को मैनेज करने पर डिपेंड कर रही है। देन इंप्रूव रिलेशनशिप। इमोशनल इंटेलिजेंस ना आपकी कोलैबोरेटिव और टीम वर्क को एनहांस करती है, जो कि बहुत ही जरूरी होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। और ये इंप्रूव करता है आपके रिलेशनशिप को भी, जिससे आप इम्पैथी और कम्युनिकेशन भी इनहेंस कर सकते हो। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो इमोशनल इंटेलिजेंस और जो कम्युनिकेशन है, दोनों ही बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड एरियाज है। क्योंकि इमोशंस को आप ढंग से इंटरप्रेट कर पाओगे जब आपका कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा होगा, ठीक है। और आपका इमोशनल इंटेलिजेंस भी अच्छा होना चाहिए। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा होना चाहिए। देन कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन। अगर आप दो लोग हैं, मान लो ये चिंटू है और ये मिंटू है, और दोनों को गुस्सा आ रहा है, दोनों लड़ने पे लग रहे हैं। बट अगर जो चिंटू है उसका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है। उसने क्या किया, जैसे ही उसे गुस्सा आया उसने सांस ली, 5 मिनट रुका, उसके बाद उसे शांति से बात की, तो अब मिंटू भी शांत हो गया। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन में भी आपका इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करता है। अगर मान लो चिंटू भी ना ऐसी गुस्से में बात कर रहा होता तो और लड़ाई होती, हो सकता है सर फूट जाता, कंप्लेन हो जाती, जेल हो जाती, कुछ भी हो सकता था ना। देन आता है मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से इंडिविजुअल की मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत ही अच्छी होती है। कैसे? क्योंकि आप अपने स्ट्रेस को कॉप अप कर सकते हो। देखो, तुम ड्यू में पढ़ रहे हो, ठीक है। तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है। कुछ टाइम बाद फिर तुम जॉब करोगे, उसमें और स्ट्रेस आएगी। अगर तुम्हारा इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है तो तुम इस स्ट्रेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो और अपना जो ये रिस्क है बर्नआउट का, उसे कम कर सकते हो और अपनी हेल्थ को भी मैनेज कर सकते हो। देन वी हैव द नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये तो क्वेश्चन आपके में आना ही है, कई बार पीवाईक्यू में रिपीट हो चुका है। तो मॉडल क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस का? यहाँ पे 3 मॉडल है। सबसे पहला है एबिलिटी मॉडल। देखो, एबिलिटी मॉडल मेयर एंड सैल्वियो ने दिया था। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि ये बोलता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस ना एक मेंटल एबिलिटी है, ठीक है, और एक तरीके से ये स्किल है और ये सीखी जा सकती है ओवर अ टाइम, ये डेवलप करी जा सकती है ओवर अ टाइम। इमोशनल इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू थिंक अबाउट इमोशन एंड एबिलिटी ऑफ द इमोशन टू एनहांस द थॉट। तो इसका ये है कि आप ना इसको ऑब्जेक्टिवली मीजर भी कर सकते हो, क्योंकि एक तो एबिलिटी है और एबिलिटी को हमेशा मीजर किया जा सकता है। और मीजरमेंट किससे कर सकते हो आप? मेयर, सैल्वो, क्योर्सो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट से आप इसे मीजर कर सकते हो, ठीक है। इस टेस्ट में क्या होता है कि आपको कोई एक सिनेरियो दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि आप बताओ कि इसमें सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा किसी भी चीज को, इस सिनेरियो को हैंडल करने का। और उस बेसिस के आपके इमोशनल रिस्पॉन्स को, बेस्ट इमोशनल रिस्पॉन्स आपका जो है आइडेंटिफाई करके मैच किया जाता है, जो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग बेस्ट इमोशनल रिस्पॉन्स है उसके हिसाब से, और फिर आपको स्कोर दिया जाता है। इसके अंदर ना 4 हायरार्किकल ब्रांचेस आती हैं। इन ब्रांचेस को अच्छे से याद कर लेना बहुत ढंग से, ठीक है। 4 हायरार्किकल ब्रांचेस आती हैं। पहली है प्रिसीव इमोशन, ये फाउंडेशन होता है। प्रिसीव इमोशन मतलब आपकी क्या फंडामेंटल एबिलिटी है आइडेंटिफाई करना और एक्यूरेटली रिकॉग्नाइज करना इमोशन को अपने अंदर और दूसरे के अंदर। मतलब आप कितने अच्छे से अपने इमोशन को और दूसरे के इमोशन को समझ पा रहे हो। क्योंकि हर बारी ना इंसान आपको चीख चीख के नहीं बताएगा कि मुझे जी बहुत अंदर से बुरा लग रहा है, उसके फेस पे दिख जाएगा, उसकी टोन में, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि हाँ भाई, इस इंसान को मेरी बात का बुरा लग गया है। देन यूजिंग अ इमोशन टू फैसिलिटेट द थॉट।
इसमें क्या है कि आप किस तरीके से अपने इमोशन को यूज करते हो गाइड करने के लिए अपनी एक्टिविटीज को, जैसे कि रिकॉग्नाइजिंग दैट melancholic mood can facilitate deep analytical thought, then understanding a emotion। इसमें क्या आता है कि आप कितने अच्छे से अपने जो कॉम्प्लेक्स इमोशनल रिलेशनशिप है उनको कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो, मतलब समझ पाते हो, चेंजेस को देख पाते हो कि किस तरीके से क्या चेंज हो रहा है, क्या चीज बुरी लग रही है, क्या चीज सही लग रही है, ठीक है, उस चीज को समझना, अंडरस्टैंडिंग और इमोशन। देन मैनेज इमोशन। मैनेज इमोशन जो है वो हाईएस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स एबिलिटी है। इसमें क्या होता है कि कैपेसिटी है कि आप किस तरीके से रेगुलेट कर पाते हो, मॉडरेट कर पाते हो अपने इमोशन को, या दूसरे के इमोशन को मैनेज करने में हेल्प कर पाते हो, जैसे कि नोइंग व्हेन एंड हाउ टू calm योरसेल्फ डाउन और cheer अप योर फ्रेंड, दैट इज मैनेजिंग अ इमोशन। देन हमारा नेक्स्ट मॉडल आता है ट्रेट मॉडल। ट्रेट मॉडल क्या कहता है कि ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस वाली चीज है ना, ये तुम्हारे ट्रेट्स में होती है, और ये हरारकी टू हरारकी मतलब जाती रहती है, जैसे कि तुम्हारे तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हें ये ट्रेट्स मिले हैं कि किस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस तुम्हारे अंदर होगा, ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे ग्रैंडफादर्स ग्रैंड मदर से मिला है, तो ये ट्रेट्स है, ये एक एबिलिटी नहीं है कि ओवर अ टाइम आप डेवलप कर लोगे, ये तो अंदर से बिहेवियर में ही होती है, ये बात जो है वो ट्रेट मॉडल कहता है, ठीक है। ट्रेट मॉडल को मेजर करने के लिए हम सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनर का यूज करते हैं हमेशा, जैसे कि ट्रेट्स इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चनर, जहां पे इंडिविजुअल अपने स्टेटमेंट को रेट करता है। जैसे मान लो एक स्टेटमेंट उसमें लिखा हुआ है कि आई एम गुड इन डीलिंग एट पीपल, तो आप इसको रेट करोगे कि मैं कितने अच्छे से लोगों को डील कर पाता हूँ, तो आप मर्जी है कैसे भी कर लो। मैं अगर इस पे यूज कर रही होती तो मैं तो शायद सब पे 5-5 रेट दे देती कि भाई मैं हर चीज में परफेक्ट हूँ, ठीक है। देन की कंपोनेंट, ये जो मॉडल है ये ब्रॉड और इनकम्पास करता है वेरियस पर्सनैलिटी फेसेट इंक्लूडिंग जैसे वेल बींग, आप ऑप्टिमाइज है, हैप्पीनेस, सेल्फ स्टीम, सेल्फ कंट्रोल है, इमोशनलिटी है मतलब इमोशन परसेप्शन, एम्पैथी वगैरह, अनसोशेबिलिटी मतलब आप रिलेशनशिप को मैनेज करना जानते हैं, अवेयरनेस वगैरह। ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट मॉडल दैट इज मिक्स्ड मॉडल। ये गोल्डमैन ने दिया था। मिक्स्ड मॉडल जो है वो एबिलिटी मॉडल और जो ट्रेट मॉडल है उन दोनों का मिक्स है, इसलिए इसे कहते हैं मिक्स मॉडल। मतलब ये कहते हैं कि देखो वैसे तो आपके जो ये इमोशनल इंटेलिजेंस वाली चीजें ये आपकी ट्रेट्स है जो हरार के लिए आती हैं, लेकिन आपकी ये एबिलिटी भी है, आप इसे ओवर अ टाइम फर्निश कर सकते हो और अच्छे से और डेवलप कर सकते हो, ठीक है। The concept is most widely properized model combining congenitive ability with personality characteristic and learned competency. It is mixed because it blends emotional related ability with other quality like motivation, confidence and goal oriented, ठीक है। अब इसको मेजर करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है इमोशनल एंड सोशल कॉम्पिटेंसी इन्वेंट्री, जैसे कि सेल्फ रेटिंग, पीयर रेटिंग, मैनेजिंग रेटिंग, 360 डिग्री फीडबैक वगैरह हम इसमें यूज करते हैं। अब इस फ्रेमवर्क के अंदर ना 4 डोमेन है, 4 बिल्डिंग ब्लॉक है जो गोल्डमैन ने रिकॉग्नाइज किए थे अपने इमोशनल इंटेलिजेंस मॉडल में। पहला सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आपको अपने बारे में सब कुछ पता है कि भाई मैं मेरे इमोशन कैसे हैं, कैसी चीजें चल रही हैं, वो सब आपको पता है। इसके अंदर कॉम्पिटेंसी कौन कौन सी आती है? इमोशनल अवेयरनेस, एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट, देन सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट मतलब आप अपने इंटरनल स्टेट को कंट्रोल कर पा रहे हो, लाइक आप अपने इमोशन को रेगुलेट कर पा रहे हो, आप ट्रांसपेरेंसी रख रहे हो कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, अब आप उस चीज को वैलिडेट कर रहे हो कि हाँ मेरी गलती है, मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, चीजों को समझ रहे हो। देन सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस मतलब आप दूसरों के साथ अपनी रिलेशनशिप कैसे हैंडल कर रहे हो, दूसरे की फीलिंग को समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, उनकी नीड को समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे। इसके अंदर आता है एम्पैथी, ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस। देन आता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट मतलब आप कितने अच्छे से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, और अगर आप कोच मेंटोर हो तो उन्हें कितने अच्छे से फीडबैक दे पा रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज कर पा रहे हो, ये सब, ठीक है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस दैट इज 4 डोमेन, ठीक है। और ये 4 डोमेन क्या है? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी लगाई है ताकि मैं आपको इसको अच्छे से समझा सकूं। देखो ये 4 कंपोनेंट है। जो स्टार्टिंग के 2 है सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट, वो पर्सनल कॉम्पिटेंसी है जो अपने आप पे फोकस करने को कहती है आपको। बाद के जो है दैट इज सोशल कॉम्पिटेंसी, जो कहते हैं कि आप लोगों के साथ कितने अच्छे से चीजें रख सकते हो, जैसे सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नाउ इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखो जो मिक्स्ड मॉडल था ना गोल्डमैन फ्रेमवर्क का, उसने अभी उसमें ये 4 चीजें उसने आइडेंटिफाई करी थी, और यही है 4 पिलर, यही है 4 पिलर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपने आप को जानना, नोइंग योर सेल्फ, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड योर ओन मूड, इमोशन, ड्राइव।
जिससे कि आप समझ रहे हो। अंडरस्टैंडिंग दैट स्ट्रेस मेक यू इरिटेबल एंड अफेक्ट योर कंसंट्रेशन। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हो कि अगर स्ट्रेस है तो वो आपके कंसंट्रेशन को हिला रही है, आपको इरिटेट कर रही है। आप ये नहीं कि भाई इस चीज को, अरे मुझे तो स्ट्रेस होती ही नहीं, स्ट्रेस क्या होती है, मेरे को नहीं होती एग्जाम में स्ट्रेस। और आपका पढ़ते हुए कंसंट्रेशन हिल रहा है, हाथ आपके लिखते हुए कांप रहे हैं, अरे वैलिडेट करो, हाँ हो रही है भाई स्ट्रेस, मैं पढ़ाकू स्टूडेंट हूँ, मेरे को हो रही है स्ट्रेस, तो क्या नई बात है। देन सेल्फ मैनेजमेंट, मतलब मैनेज योर सेल्फ। आप अपने आप को मैनेज कर पा रहे हो, अपने इमोशन को मैनेज कर पा रहे हो, आपके जो ये नेगेटिव इमोशन है ना, इन्हें कंस्ट्रक्टिव वे में आप यूज कर पा रहे हो। आप अपनी एंजाइटी, फियर, उसको मैनेज कर पा रहे हो। जैसे मान लो आपको कुछ एक क्रिटिकल ईमेल लिखना है या कुछ आपको गुस्सा आ गया, तो आपने क्या किया, टेक अ डीप ब्रेथ बिफोर रिस्पॉन्डिंग एंग्रीली टू द क्रिटिकल ईमेल। आपके एचआर ने आपको कुछ बोल दिया, ठीक है, गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है इसका खोपड़ा फोड़ दूं, तो पहले आपने क्या किया, दो लंबी सांस ली, 10 तक काउंटिंग करी, उसके बाद आप थोड़े शांत हो गए और फिर आपने एक अच्छा सा ईमेल अपने एचआर को भेज दिया। दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट। देन इज सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस का मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग अदर, दूसरों को समझना। इसके अंदर एम्पैथी एंड कंपैशन जैसे चीजें आती है जो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। जैसे कि इसका आंसर है जैसे सेंसिंग दैट योर कलीग इज साइलेंट स्ट्रेस इवन इफ दे आर फाइन। अब इसको छोड़ो, मान लो आपने एक पीजी वगैरह में रह रहे हो, तो आपके साथ कोई रूममेट तो रहता ही होगा। आपका रूममेट आया कॉलेज से एंड देन यू रियलाइज कि भाई वो चुप चुप घूम रहा है, उसकी शक्ल पे 12 बजे हैं, तो आपको ये सेंस हो गया कि उसके साथ कुछ तो हुआ है कॉलेज में, किसी बात से तो वो परेशान है, तो दिस इज सोशल अवेयरनेस, आप सोशली अवेयर है, कॉन्ग्रेचुलेशन। देन रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट मतलब अपने रिलेशनशिप को मैनेज करना विद योर पेरेंट्स, विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर अदर, अपनी पर्सनालिटी ऐसे रखो कि आप दूसरे को इंस्पायर कर सको, उन्हें इन्फ्लुएंस कर सको, ठीक है। आप कोलैबोरेशन, टीम वर्क और कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन वाली चीजें कर सको। जैसे आपने कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया अपने दोस्त को उसकी गलती के ऊपर, ठीक है, उसने कुछ गलती करी तो आप उस पर चिल्लाए नहीं, आपने उसे बहुत कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया कि तूने ये गलती करी, तेरी यहाँ यहाँ गलती थी, आगे से मत करना, ठीक है। तो ये हो गए 4 पिलर। नाउ हमने फर्स्ट यूनिट कर लिया बहुत अच्छे से कंप्लीट। मूविंग टू द सेकेंड यूनिट, दैट इज पर्सनल कॉम्पिटेंसी। पर्सनल कॉम्पिटेंसी है तो इसके अंदर ना हम दो ही चीज पढ़ेंगे, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट, ओके। जैसे यहाँ पे हमारी ये पर्सनल कॉम्पिटेंसी थी ना, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारी सेकेंड यूनिट में। तो देखो सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है, जैसे मैंने अभी बताया, अपने आप को समझना, अपने खुद के इमोशन को समझना है सेल्फ अवेयरनेस। अब इसके अंदर कुछ की कंपोनेंट है। पहला इमोशनल अवेयरनेस। इमोशनल अवेयरनेस का मतलब है कि आप कंटिन्यूसली अपने आप को मॉनिटर कर रहे हो और आप रियलाइज कर रहे हो कि व्हाट आर द इमोशंस आई एम फीलिंग, कौन सा इमोशन सबसे ज्यादा मुझे आ रहा है, एंजाइटी ज्यादा हो रही है, गुस्सा ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इट्स ऑब्जर्विंग एंड रिकॉग्नाइजिंग अ फीलिंग, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ योर इंटरनल स्टेट एंड रिकॉग्नाइजिंग अ इमोशन एज दे ऑकर। इसका गोल क्या होता है कि आप अपनी चीजों को क्लियर रखो, जजमेंटल नहीं हो अपने इमोशन को लेके कि अरे मुझे स्ट्रेस कैसे हो गया, मुझे तो स्ट्रेस हो ही नहीं सकता, कैसे, मैं तो ऐसा इंसान ही नहीं हूं मुझे स्ट्रेस हो जाए। तो नहीं हो रहा है, ठीक है, डोंट बी जजमेंटल बिटवीन योर फिजिकल एंड मेंटल स्टेट एंड करेक्ट इमोशनल नेम, और उनको करेक्ट इमोशनल नेम देना। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने लिया, एक बहुत, आपको ना मान लो किसी एक एग्जाम की तैयारी करनी है एंड आप ना पढ़ नहीं रहे हो, आप टाले जा रहे हो कि अभी मैं बाद में पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा, और आपको फिर रियलाइज होता है कि यार मैं शायद ना लेजी हूँ, इस वजह से मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। बट लेटर यू रियलाइज, जब आप अच्छे से चीजें समझते हो, इमोशनली अवेयर होते हो, कि ये एक आलस नहीं था मेरा, इट्स नॉट अ लेजीनेस, ये एक एंजाइटी थी, मुझे डर लग रहा था कि मैं उस एग्जाम में मैं सिलेबस नहीं कवर कर पाऊंगा, इतना सारा सिलेबस है, मैं पढ़ूंगा तो भी मैं पास नहीं हो पाऊंगा। तो आप ना पढ़ ही नहीं रहे थे, इट्स योर एंजाइटी। सो यू शुड बी अवेयर कि तुम्हारा इमोशन है क्या। अपने आप को गलत जज मत करो भाई, नहीं तुम हो, आलसी नहीं हो तुम, कि तुम्हारा फियर है। देन एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट, मतलब नोइंग योर स्ट्रेंथ एंड एरिया ऑफ डेवलपमेंट, ढंग से समझो कि तुम्हारा कौन सा एरिया है जहां पे तुम बहुत ज्यादा तुर्रम खाओ और कौन सा एरिया है जहां पे तुम जमीन में धंसे हुए हो, ठीक है। हैविंग अ रियलिस्टिक एंड बैलेंस्ड व्यू ऑफ वन स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन, वैल्यू एंड मोटिवेशनल ट्रिगर, देखो कौन सी चीज तुम्हें मोटिवेशनली बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही है, ठीक है। जैसे अ लीडर रिकॉग्नाइज माई स्ट्रेंथ इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बट माई एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज डेलीगेटिंग अ टास्क एंड ट्रस्टिंग माई टीम मेंबर। मतलब मेरी स्ट्रेंथ क्या है कि मैं बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, दूसरों पे भरोसा नहीं करता, तो मैं कोई भी टास्क को डेलीगेट नहीं करता, दूसरों को नहीं कहता कि तुम मेरी जगह पे ये कर दो, मुझे लगता है कि नहीं नहीं ये तो काम बिगाड़ देंगे, इनके बस का नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑन वर्थ, अपनी वैल्यू करो, अपनी कैपेबिलिटी पे विश्वास रखो। आपने ये जो सेल्फ असेसमेंट करा है अभी इससे पहले वाले स्टेप में, उसके बेसिस पे अपनी जो कैपेबिलिटी है उन पे विश्वास करो, क्योंकि अगर आप अपने आप पे विश्वास कर रहे हो तो आप चीज़ें कर पाओगे। कॉन्फिडेंस बहुत ही इसेंशियल होता है रिस्क लेने के लिए। अगर आपको रिस्क ही नहीं है अपने आप पे, सॉरी, अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने आप पे, तो आप रिस्क ही नहीं ले सकते कि यार मैं ये काम कर ही नहीं सकता, तो आप रिस्क ही नहीं लोगे, ठीक है। अगर आपको कोई सीटबैक से रिकवर करना है तो भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगी, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सेल्फ मैनेजमेंट। अब सेल्फ अवेयरनेस तो हो गई, हमने अपने इमोशन को बहुत अच्छे से जी डिटेल में समझ लिया। अब उन इमोशन को मैनेज करने की बारी है। सो सेल्फ मैनेजमेंट इज एबिलिटी टू यूज और अवेयरनेस ऑफ इमोशन टू स्टे फ्लेक्सिबल, मेंटेन पर्सनल इंटीग्रिटी एंड पॉजिटिवली डायरेक्ट योर बिहेवियर। अपने जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है उनको पॉजिटिव वे में चैनलाइज करना इज सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है। इसके की कंपोनेंट क्या है? इमोशनल सेल्फ कंट्रोल। इमोशनल सेल्फ कंट्रोल का मतलब है कि आप ना अपने इमोशन को, वो इमोशन जो डिस्ट्रक्टिव इमोशन है उनको अंडर चेक रख रहे हो, उन पे ध्यान रख रहे हो। मतलब अगर आपका कोई भी इमोशनल फीलिंग आ रही है उसके बीच में, और जब आप उस इमोशनल फीलिंग कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ एक्ट कर रहे हो, उसके बीच में ना एक पॉज रखो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ट्रस्ट वर्थिनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस, दैट इज मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑनेस्टी। मतलब ऑनेस्टी रखो, इंटीग्रिटी रखो, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी रखो, देन अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी रखो चीज़ों को हैंडल करने के लिए। देखो वैसे ना हो, बट अगर मान लो तुम अपना एग्जाम के लिए जा रहे हो और तुम जो है आधा घंटा लेट हो गए, अपने ड्यू के एग्जाम में जा रहे हो बट आधा घंटा लेट हो गए। सो अगर आप अपने फियर को, एंजाइटी को मैनेज कर पा रहे हो, तो भले आप आधा घंटा लेट हो गए हो, आपने पढ़ा तो है ना, आप जाके फिर भी अच्छे से अपनी स्पीड बढ़ा के क्वेश्चन पेपर मैक्सिमम मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो। बट इफ यू गेट पैनिक तो आप रो दोगे, आपसे नहीं होगा। होता है, बहुत बच्चों के साथ होता है, दे गेट लेट ड्यू टू सम इशू और एग्जाम हॉल में परेशान। सो यू शुड बी अडेप्टेबल, फ्लेक्सिबल ऑफ हैंडलिंग अ चेंजिंग सिचुएशन, ठीक है। देन नेक्स्ट इज मैनेजिंग डिस्ट्रप्टिव इमोशन। अब ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो ये टेबल, क्योंकि आपके जो पिछले क्वेश्चन पेपर आए हैं, पीवाईक्यूज आए हैं, उनको एनालाइज करने के बाद मैंने कंटेंट बनाया। सो उसमें ना एक क्वेश्चन पूछे हुए थे कि मैनेजिंग कैसे करो डिस्ट्रप्टिव इमोशन को, और वहाँ पे कुछ इमोशंस के नाम भी दे रखे थे और 9 भी दे रखे होते, तो भी आपको ये सारे इमोशन के बेसिस पे ऐसा आ सकता है। सो आई हैव टेकन द फुल टेबल। तो सबसे पहले है डिस्ट्रप्टिव इमोशन हमारा एंजाइटी। अब सेल्फ अवेयरनेस का क्या रोल है इसमें, और सेल्फ मैनेजमेंट का क्या रोल है, दोनों समझेंगे। अगर एंजाइटी है तो आपको आइडेंटिफाई करना है अपने फिजिकल साइन। लाइक एंजाइटी में क्या होता है कि सांस ऊपर नीचे हो जाती है, मेंटल रेसिंग हो रही होती है, चेस्ट टाइट हो जाती है एकदम से, ऐसे ऐसा होता है ना, भारी भारी लगने लगता है। तो आप इसे करेक्टली लेबल कर रहे हो कि हाँ मेरे को ये सारे फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स आई एम इन एंजाइटी, रेदर देन कि मैं पैनिक और इलनेस हो। आपने कहा कि मैं एंजाइटी में हूँ। देन आप इसे मैनेज कैसे कर रहे हो? डीप ब्रीथिंग, ठीक है, आप सांस ले रहे हो अच्छे से, और अपने क्या कहते हैं, अपने फिजिकल साइन और सेफ्टी को स्लो डाउन कर रहे हो। देन आप अपने दिमाग से खेल रहे हो, जैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई मस्ट बी परफेक्ट, यू हैव शिफ्ट आई विल बी डू माई बेस्ट। लाइक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपका कल एग्जाम है, यू नीड नॉट टू बी परफेक्ट, अपना बेस्ट करके आओ, परफेक्ट खुद हो जाएगा। अपने आप को इतना मतलब करो, स्ट्रेस मत करो कि यार आई मस्ट बी परफेक्ट, नो बट इज परफेक्ट, जस्ट डू योर बेस्ट, ओके। पूरा वीडियो देखो अच्छे से, डू योर बेस्ट। देन नेक्स्ट इज फियर। फियर क्या है कि आपने आइडेंटिफाई करा, पिन पॉइंट, कि क्या चीज आपको ट्रिगर कर रही है। गाइज क्या ऐसी चीज है जो आपके अंदर ये फियर लेके आ रही है, दैट आई एम नॉट, जैसे आपको स्टेज पे जाके बोलना है, पब्लिक स्पीकिंग है, तो आपको पता चल रहा है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग से नहीं डर रहा, लेकिन अगर मैं वहां खड़े होके अटक गया, लोग मुझे जज करेंगे, मैं उस जज से होने से डर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो आपका वेग फियर था, इसको आपने एक मैनेजेबल स्पेसिफिक चैलेंज में देख लिया, ठीक है। नाउ मैनेजमेंट में क्या करना है आपको, सिस्टमैटिकली इस फियर को कन्फ्रंट करना है, अपना शीशे में खड़े होकर प्रैक्टिस करनी है, पहले मेंटली रिहर्सल करनी है कि मैं जाऊंगा, मेंटली आपने सोच लिया कि मैं जाऊंगा, मैं ऐसे बोलूंगा, मेरी पूरी स्पीच बहुत अच्छी जाएगी। आप अगर एक बार मेंटली पूरी चीजें इमेजिन कर लेते हो ना, इट वेंट परफेक्ट, ट्रस्ट मी, बहुत ढंग से चीजें हो जाती है। देन एंगर। देखो एंगर को ना हम हमेशा नेगेटिव इशू, नेगेटिव इमोशन देखते हैं कि भाई गुस्सा आ रहा है मतलब कुछ गलत है, नहीं। एंगर एक प्रोटेक्टिव इमोशन है फॉर पीपल, इट्स अ प्रोटेक्टिव इमोशन। क्या होता है कि
अगर आपकी कोई डिसरेस्पेक्ट कर रहा है तो आपको गुस्सा आ जाएगा, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम दैट डिसरेस्पेक्ट। अगर आप पे कोई हमला कर रहा है तो आपको गुस्सा आ जाएगा, आप उसको उल्टा चपत मारोगे घुमा के, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। ठीक है, सो यू शुड रिकोनाइज अ बाउंड्री, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक वैल्यू और बाउंड्री जो वायलेट हुई है, कि किस वजह से आपको गुस्सा आया, डिसरिस्पेक्ट की वजह से, अनफेयरनेस वजह से, किस वजह से। हैविंग अ प्रॉपर क्लियरिटी। फिर आपको क्या करना है कि आपको काउंट करना है 10 तक उस गुस्से को मैनेज करने के लिए, या फिर आपको कमरा छोड़ के चले जाना है ताकि आप थोड़ा शांत हो, उसके बाद आप फिर एक्शन लो। या फिर असर्टिव कम्युनिकेशन करनी है, मतलब एक तो चीज होती है कि आपको किसी ने डिसरेस्पेक्ट किया तो आप ना गुस्सा होके पड़ गए, और दूसरी चीज होती है सिग्मा रिप्लाई, जो बहुत चलता है इस टाइम पे, कि आपको किसी ने गुस्से कुछ बोला, कुछ गंदा बोला, और आपकी डिसरेस्पेक्ट हुई, बट आपने सिग्मा रिप्लाई दे दिया बड़ी शांति से, मन को शांत करते हो, गुस्से को शांति में रख के एकदम मस्त रिप्लाई दे दिया, दूसरे की बोलती ही चुप कर दी। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू शुड रेस्पॉन्स, यू शुड हैव असर्टिव कम्युनिकेशन। सो वी हैव द थर्ड यूनिट, सोशल कॉम्पिटेंसी। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सोशल अवेयरनेस क्या होता है? एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द इमोशन, नीड एंड कंसर्न ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों को समझना, दैट इज सोशल अवेयरनेस। ठीक है, देन इसके कंपोनेंट क्या है सोशल अवेयरनेस के? सबसे पहले है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है कि आप दूसरे को समझ रहे हो, पुटिंग योर सेल्फ इन समवन एल्स शू, मतलब बिल्कुल उसकी जगह जाके उसके इमोशन को बिल्कुल असलियत में ऐसे फील करके आप समझ रहे हो। अब इसका ना बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, मान लो आपका रूममेट आया और उसका जो टेस्ट है वो खराब हो गया। ठीक है, और आपने उससे पूछा कि क्या हुआ, मूड क्यों खराब है, और उसने आपको बताया कि मेरा जो ऐसे ऐसे टेस्ट हुआ और इंटरनेट नहीं चला, ऑनलाइन टेस्ट हो रहा था और वो खराब गया। सो इम्पैथी क्या होगी कि आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ है कि आपका टेस्ट खराब हुआ बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी और ऐसा कुछ। तो आप अपने आप को उसके शू में रख के, मतलब उसकी जगह रख के अपने आप को सोच रहे हो और उस इमोशन को फील कर रहे हो कि मुझे कितना गंदा लगा था तो इसको कितना गंदा लग रहा होगा। दिस इज एम्पैथी। अब एम्पैथी भी ना 3 तरह की होती है। पहली कॉन्जिनेटिव, मतलब अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ पर्सन इज फीलिंग, उसके पर्सपेक्टिव को समझ रहे हो बात करके उससे। ठीक है, देन इमोशनल एम्पैथी, फीलिंग विद द अदर पीपल, उसके इमोशन को समझ रहे हो, लाइक इस टाइम पे वो कैसा फील कर रहा होगा, कितना गंदा उसे लग रहा होगा, उसे अंदर से बहुत ऐसा लग रहा हो कि मैंने इतनी मेहनत की, शेड सब खराब हो गया, सब बर्बाद, ये सब। देन कंपैशनेट, मतलब फीलिंग अनदर पर्सन पेन एंड बीइंग मूव टू टेक एन एक्शन। अब आपने क्या किया, उसको सिर्फ फील करके नहीं छोड़ दिया, आपने कहा कि ठीक है तेरा एक टेस्ट खराब हो गया, तेरा दूसरा टेस्ट भी तो है, तो उसकी तैयारी कर, इस बार हम इंटरनेट की जगह मतलब वाईफाई यूज करेंगे, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, यू टेक एन एक्शन, करेक्टिव एक्शन आप ले रहे हो। तो दिस इज कंपेंशनेट एम्पैथी। देखो एम्पैथी होना ना बहुत ही जरूरी है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना, बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंस। सेकंड वी हैव कंपैशन। कंपैशन में क्या होता है, देखो मेरी आवाज में थोड़ी आपको दिक्कत दिख रही होगी बिकॉज मेरे को बहुत ज्यादा कोल्ड हो रखा है, बट आई एम रिकॉर्डिंग इट बिकॉज योर एग्जाम इज वेरी नियर। सो कंपैशन इसमें क्या है कि आप एम्पैथी से ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड होके जब चीजें करते हो, दैट इज कंपैशन। इट इज इमोशनल रिस्पॉन्स टू सफरिंग एंड डराइव टू एलिवेट इट। अब ये ना PYQ में भी आया है, रोल इन सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस में कंपेशन का क्या रोल है, ये आया है। वेल एम्पैथी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द अदर फीलिंग, compassion is a motivation to act on that understanding. It shifts a perception from a neutral understanding of another perspective to committed concern of their well-being drive. मतलब आपने अभी तक क्या किया था, अपने रूममेट को बस समझाया कि अगले टेस्ट में हम ये एक्शन ले लेंगे, यू आर एक्शन ओरिएंटेड। अब आपने क्या किया, कंपेशन में आप क्या करोगे कि आप उसको बताओगे कि अरे तेरा अगला टेस्ट वो है ना, चल मैं तेरे को पढ़ाता हूँ। ठीक है, अच्छे से तुमने उसे पढ़ाना शुरू कर दिया, इमोशनली बहुत ज्यादा उसे हेल्प करनी शुरू कर दी, एम्पैथी से एक स्टेप आगे। देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस। ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस मतलब कि आप जो करंट ऑर्गेनाइजेशन लाइफ है उसको समझ पा रहे हो, मतलब आप देख पा रहे हो कि पॉलिटिकल डायनेमिक्स क्या चल रही है, डिसीजन नेटवर्क क्या है। ठीक है, देन सर्विस ओरिएंटेशन। सर्विस ओरिएंटेशन मतलब रिकोनाइजिंग एंड मीटिंग द नीड ऑफ कस्टमर और क्लाइंट। आप एंटिसिपेट कर पा रहे हो कि नीड क्या है लोगों की, उन्हें समझ के उन्हें सेटिस्फाई कर पा रहे हो। देन वी हैव नेक्स्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आपके पास इतनी एबिलिटी कि आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, इंस्पायर कर पा रहे हो और डेवलप कर पा रहे हो दूसरे को, वाइल सक्सेसफुली आप कॉन्फ्लिक्ट भी मैनेज कर रहे हो, कोलैबोरेशन भी अच्छे से कर पा रहे हो। सो ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसके की कंपोनेंट क्या है, सबसे पहले इफेक्टिव कम्युनिकेशन।
अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन कर पा रहे हो ना, तो आप अपनी बात रख पाओगे। दूसरे को इन्फ्लुएंस करने के लिए अपनी बात ढंग से रखने आना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज द व्हाट रोल इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्ले इन द रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है। देन कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, पीवाईक्यू में आया था, सो आई हैव रिटन पीवाईक्यू फोकस्ड। कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, कोलैबोरेशन टीम वर्क क्या होता है कि आप एक साथ काम करने की जो आपकी क्षमता होती है ना, मिलजुल के काम करना किसी एक शेयर्ड गोल के लिए, दैट इज कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क। ये एक साइनर्जी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इसका रोल क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस में? एम्पैथी, हेल्प टीम मेंबर अंडरस्टैंड द प्रेशर एंड पर्सपेक्टिव ऑफ पीयर। सेल्फ मैनेजमेंट, इंश्योर कि टीम मेंबर हैंडल कर पा रहे हैं डिसएग्रीमेंट प्रोफेशनली विदाउट पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। कोलैबोरेशन, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होगा ना हर एक के अंदर, तो वो अच्छे से दूसरे की बात को समझ पाएगा, कोलैबोरेटिवली चीजें कर पाएंगे, शेयर क्रेडिट रख पाएंगे। देन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आप नेगोशिएट करके डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व कर लो, जो पोटेंशियल डैमेज है उसे मिनिमाइज करो, और ध्यान रखो कि दोनों जो पार्टी है उनकी विन विन सिचुएशन हो, मतलब दोनों का ही फायदा हो, किसी का नुकसान ना हो। अब इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या रोल है? डी एक्सलरेटिंग, मतलब अगर हम इमोशनली अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, मान लो ये चिंटू मिंटू लड़ रहे हैं, ये चिंटू मिंटू लड़ रहे हैं, बट अगर चिंटू ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, वो काम डाउन हो गया, तो मिंटू भी ना थोड़ी देर बाद खुद ही काम डाउन हो जाएगा। तो दिस इज द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। पर्सपेक्टिव टेकिंग, अगर चिंटू इतना समझदार है कि वो मिंटू के पर्सपेक्टिव को समझ ले कि भाई क्या दिक्कत है बेचारे को, क्यों इतना परेशान है, तो हो सकता है कि लड़ाई एकदम तभी सॉल्व हो जाए। देन गोल, गोल ये नहीं है हमारा इसमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में कि हम कॉन्फ्लिक्ट को एलिमिनेट कर दें, एलिमिनेट तो हो ही नहीं सकता, लड़ाई झगड़े तो देखो चलते रहते हैं, बट द थिंग इज कि हम इसे प्रोडक्टिव बनाए, एक सॉल्यूशन पे पहुंचे, इंस्टेड ऑफ कि झगड़ा हुआ और उसे एज इट इज छोड़ दिया। नहीं, झगड़ा हुआ है, ट्राई टू सॉल्व इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर, एक दूसरे को समझो कि क्या किस वजह से झगड़ा हुआ है, और उस चीज पे मतलब क्या क्या रीजन है उसका, क्या चीज़ है, मेरी मेरी हैबिट्स ऐसी क्या है जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा है, या ऐसा क्या पॉइंट है जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा है। सो द गोल इज टू रिजॉल्व इट एंड मेक इट प्रोडक्टिव। देन इंस्पिरेशन एंड इन्फ्लुएंस, ability to inspire other toward a vision and effective persuade them. Then change catalyst, आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप इनिशिएट कर सको और मैनेज कर सको न्यू डायरेक्शन, और हेल्प कर सको दूसरे को उस चेंजेस को अडेप्ट करने में। अब मैंने यहाँ पे ना समरी अटैच करी है ताकि आप समझ सको कि सोशल अवेयरनेस रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है। नाउ वी हैव द लास्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 4, मेजरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। सो क्या क्या मेजरमेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस के, हम कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं? देखो हमारे जो 3 मॉडल थे ना, उन तीनों में मैंने आपको एक एक मेजरमेंट बताया था, और वही मेजरमेंट को आपको लिख के आना है। सबसे पहले एबिलिटी मॉडल का मेयर सैल्वो कुर्सो क्रूशो इमोशनल इंटेलिजेंसी टेस्ट, ठीक है। ये परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट होता है, ये मेजर करता है एक्चुअल एबिलिटी टू सॉल्व द इमोशनल प्रॉब्लम। जो टेस्ट टेकर होता है उसको एक सिनेरियो दिया जाता है, और उसके बेसिस पे उसके स्कोर कैलकुलेट करे जाते हैं, उसके आंसर को एक्सपर्ट के आंसर से मैच करके। देन वी हैव ट्रेट मॉडल, ट्रेट मॉडल में आता है ट्रेट इमोशनल इंटेलिजेंसी क्वेश्चनर। ये सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनर होता है, इसमें इंसान को एक एक पूरा क्वेश्चनर दे दिया जाता है जिसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, और उसके बेसिस पे अपने आप को वो स्कोर करता है, लाइक आई एम गुड एट डीलिंग विद पीपल, आप कितना स्कोर दोगे इसको। देन मिक्स्ड मॉडल, मिक्स्ड मॉडल में इमोशनल एंड सोशल कॉम्पिटेंसी इन्वेंट्री करके एक टेस्ट होता है, और ये 360 डिग्री असेसमेंट टेस्ट होता है, मतलब यहाँ पे आप ना मेजर करते हो ऑन द जॉब कॉम्पिटेंसी, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर गोल्डमेंस 4 डोमेन में, जो आपकी गोल्डमेंस की 4 डोमेन थी ना, वहाँ पे आपका बिहेवियर कैसा, उन चारों डोमेन में इंडिविजुअली वो समझा जाता है, और इसका जो स्कोर है वो रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरीके से जो दूसरे लोग हैं वो आपको देखते हैं कि मतलब मान लो ये चिंटू है, ये चिंटू किसी कंपनी में काम कर रहा है और उसके साथ मिंटू काम कर रहा है, तो चिंटू का जब 360 डिग्री असेसमेंट होगा ना, तो मिंटू को पूछा जाएगा कि आपको क्या लगता है चिंटू अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाता है, आपको क्या लगता है चिंटू अपनी बात रख पाता है। सो दिस इज मिक्स्ड मॉडल एंड दिस इज इमोशनल कॉम्पिटेंसी इन्वेंट्री। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाई मेजरमेंट मैटर, मेजरमेंट मैटर क्यों करता है? फॉर द वैलिडेशन, मतलब देखो अगर हम कंफर्म कर पाएंगे इमोशनल इंटेलिजेंस किसी का, तो हम उसे आईक्यू से और पर्सनालिटी से अलग मेजर कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा सिलेक्शन, कई बार क्या होता है जब ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करेंगे, आपकी प्लेसमेंट वगैरह होगी, तो वहां पे भी ना ऑर्गेनाइजेशन आपका सोशल एंड इमोशनल स्किल को चेक करती है, पर्टिकुलरली जब आप लीडरशिप रोल के लिए जाते हैं। देन डेवलपमेंट,
अगर आपको अपने आप के अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस को इन्हांस करना है तो आपको अभी ये तो समझना पड़ेगा ना मैं किस लेवल पे हूँ, तो उसके लिए भी ये जरूरी है। वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रैटेजी टू डेवलप इनहांस द इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या क्या स्ट्रैटेजी है अपने आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को इनहांस करने के लिए? सबसे पहले इनहेंसिंग सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस को कैसे इनहेंस करें? तो आपको क्या करना है, जनरलाइज करना है, मूड ट्रैकिंग या जनरलाइज मतलब एक डायरी ले लेनी है, उसमें रोज लिखना है कि आपके कौन से इमोशन को आप कितना ट्रिगर करा, आपको कौन सा इमोशन सबसे ज्यादा ट्रिगर कर रहा है और कितना ट्रिगर कर रहा है, किस लेवल तक, और उस ट्रिगर होने के बाद आपका रिजल्टिंग बिहेवियर क्या है। मान लो आपको सबसे ज्यादा क्या ट्रिगर कर रहा है, एग्जाम का स्ट्रेस, एग्जाम का स्ट्रेस कर रहा है, कितने लेवल तक ट्रिगर कर रहा है कि आप कुछ पढ़ नहीं पा रहे, आपके हाथ कांप रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। और रिजल्टिंग बिहेवियर क्या है कि आपने जी पढ़ना छोड़ दिया। दिस इज व्हाट यू आर जनरलाइजिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट इज माइंडफुल एंड मेडिटेशन। अब आपको क्या करना है कि जब आपको पता चल रहा है ऐसे आपके इमोशन हो रहे हैं तो आपको नॉन जजमेंटल अटेंशन देनी है अपने प्रेजेंट मोमेंट पे, ठीक है। और अपने इमोशन को कैच करने के साथ साथ आपको मेडिटेशन वगैरह करनी है। देन सीकिंग फीडबैक, ब्लाइंड स्पॉट मतलब एक्टिवली जिन लोगों से आप ट्रस्ट करते हो, लाइक आपके कलीग हो गए, ठीक है, फ्रेंड हो गए, जो ऑनेस्ट रहे फीडबैक में, ये नहीं कि तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ा दे। उनसे पूछो कि कौन सी जगह ऐसी है जहां पे मैं लैग कर रही हूँ बट मुझे नहीं पता चल रहा, बिकॉज इट्स अ ब्लाइंड स्पॉट, मैं नहीं कर पा रही उसे। तो जैसे कि हाउ डिड आई हैंडल द डिस्कशन, आपने पूछ लिया मेरी टोन सही रहती है या नहीं, तो आपके फ्रेंड ने आपको बताया कि हाँ सब बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सो यू रियलाइज कि हाँ सब बढ़िया है। इनहैंसिंग सेल्फ मैनेजमेंट। अब सेल्फ मैनेजमेंट को कैसे आप इनहैंस करोगे? तो सबसे पहले अगर आपको जब भी गुस्सा आए या कोई भी इमोशन आपको ट्रिगर करे, यू नीड टू पॉज फॉर अ 6 सेकेंड, ठीक है। नीड बिकॉज जो आपका केमिकल इम्पल्स अभी हुआ है बिकॉज ऑफ इमोशन, उसको डिस्पैटिंग होने में टाइम लगेगा। तो ये जो 6 सेकेंड का टाइम है, इसकी वजह से आपका जो केमिकल इम्पल्स हुआ है बिकॉज ऑफ इमोशन, वो चला जाएगा और आपके अंदर जो रेशनल ब्रेन है वो वापस आ जाएगा। देन इमोशनल रेगुलेशन स्ट्रैटेजी, ये पीवाईक्यू में आई थी, सो आई हैव रिटन पीवाईक्यू फोकस्ड। सबसे पहले है रीअप्रेजल। रीअप्रेजल मतलब आप जिस तरीके से सिचुएशन को सोचते हो ना, उसे सोचने का तरीका बदल दो। जैसे आप अगर आपने कोई मिस्टेक करी है तो थिंक इट अबाउट लाइक अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, मैंने कुछ नया सीखा है, इंस्टेड ऑफ कि ये मेरा पर्सनल फेलियर है। देन डिस्ट्रैक्शन, इंगेजिंग इन एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटीज में इंगेज करो जैसे एक्सरसाइज, म्यूजिक, कॉलिंग अ फ्रेंड, ताकि आप टेम्परेली आपका जो इमोशन बहुत ज्यादा आप पे हैवी हो रहा है लाइक नेगेटिवनेस, डिप्रेशन वगैरह, वो आपका थोड़ा कम हो जाए। देन डिले रिस्पॉन्स, मान लो आपको बहुत तेज गुस्सा आ गया तो थोड़ा टाइम लो, टेक टाइम, उसके बाद रिस्पॉन्स करो। जैसे कि आपने एंगर में इमिडिएटली मेल नहीं सेंड करना है, ड्राफ्ट करके रख लो, कल तक के लिए छोड़ दो, और उसके बाद फिर आपने मान लो आपको फ्रेंड पे गुस्सा आ गया, ठीक है, तो उसको इमिडिएटली गुस्से वाला मैसेज मत भेज देना, मैसेज ड्राफ्ट करके रख लो, बंद कर दो व्हाट्सएप, अगले दिन खोलो, उसके बाद जैसा ठीक लगे वैसा मैसेज कर दो, ठीक है। देन सेटिंग क्लियर बाउंड्री, लर्न हाउ टू से नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू से नो, ताकि आप अपनी पर्सनल टाइम को प्रोटेक्ट कर सको, प्रिवेंट कर सको अपने आप को बर्न आउट होने से। देन इनहैंसिंग अ सोशल अवेयरनेस मतलब दूसरों को समझना, एक्टिव लिसनिंग, चुपचाप दूसरों को सुनना शुरू कर दो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जो सिर्फ बंदा बोल रहा है वो समझो, ना ना, जो उसके नॉन वर्बल चीजें हैं ना, लाइक उसकी बॉडी लैंग्वेज, टोन, नॉन वर्बल क्लू, उनको समझो कि भाई क्या चल रहा है उस पर्सन के बैक एंड में। देन पर्सपेक्टिव टेकिंग, बिफोर रिएक्टिंग टू समवन कॉन्शियसली आस्क व्हाई शुड अ रेशनल पर्सन डू और से दैट। द फोर्थ इज टू कंसिडर द पॉसिबल मोटिवेशन, कॉन्टेक्स्ट एंड प्रेशर। देखो दूसरे का पर्सपेक्टिव भी समझो। मान लो तुम्हें किसी ने बोल दिया कि तू पागल है, तो 2 मिनट रुको, सोचो कि क्या सोच के उसने ये बोला होगा, वो तो मेरा इतना अच्छा दोस्त है, फिर उसने अचानक मुझे गुस्से में क्यों बोला तू पागल है, क्या कुछ पिछला ऐसा हुआ है, मैंने क्या कुछ रायता फैलाया है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। देन ऑब्जर्व एंड डिकोड, practice observing a stranger or colleague and try to guess what they are feeling based on only non-verbal clue। दूसरों को ऑब्जर्व करना शुरू करो, ऑब्जर्व करके देखो कि नॉन वर्बल बेसिस पे ही कि क्या वो फील कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर कोई बहुत ही चुप चुप है तो तुम समझ पा रहे हो कि कुछ परेशान सा लग रहा है, तो दिस इज योर ऑब्जर्विंग स्किल। देन स्ट्रैटेजी टू एनहांस द रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जब आप कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर रहे हो ना, तो आई कहना शुरू कर दो, मतलब गलती सारी मेरी है टाइप वाली चीज, नहीं 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 गाइस, नहीं नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू, गलती तुम्हारी बिल्कुल नहीं है। सो आई कहना शुरू कर दो, मतलब कि यू आर ऑलवेज लेट विद योर रिपोर्ट की जगह कहो आई फील कंसर्न विद व्हेन द रिपोर्ट इज डिले बिकॉज इट इज पुश माई ओन डेडलाइन बैक।
ठीक है। तो इसमें क्या किया आपने, यू की जगह आई यूज करना शुरू कर दिया। देन बूस्टिंग कोलैबोरेशन, सोशल फन वाली एक्टिविटी के साथ इंगेज हो। मतलब ये नहीं कि बस लोगों के साथ काम काम करना है, आप थोड़ा नॉन वर्क रिलेटेड इंटरेक्ट करो। ये नहीं कि बस अपने दोस्तों से टेस्ट की बातें और नोट्स की बातें करनी है, नहीं। थोड़ा टपरी पे जाओ, चाय वाय पियो, एंजॉय करो, ठीक है। शेयर्ड विजन, मतलब आप अगर किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको ये क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि आप जो ये चीज कर रहे हो उसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। मान लो आपको ना एक प्रेजेंटेशन का टॉपिक लेना है, ठीक है, कई सारे टॉपिक आ गए हैं, अब आपको प्रेजेंटेशन का टॉपिक लेना है और ग्रुप में 5 बंदे हैं। तो अब आपने एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, अब आपको उन सारे लोगों को एग्री करवाना है कि ये टॉपिक ही बेस्ट है और हम इसी पे प्रेजेंटेशन बताएंगे। तो आपको सबसे पहले उन्हें बताना पड़ेगा कि आपने यही टॉपिक क्यों लिया। आप उन्हें बताओगे किस टॉपिक पे मुझे ज़्यादा नॉलेज है, मैं सबको गाइड कर सकता हूँ, या सबकी प्रेजेंटेशन मैं खुद ही बना लूंगा, या फिर ये टॉपिक बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, या ये टॉपिक बहुत ईजी है, 10 मिनट में प्रेजेंटेशन बन जाएगी, प्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यू नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि तुम्हारा गोल क्या है। देन मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, मतलब दूसरों को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना शुरू करो, पर्सनलाइज फीडबैक, फोकस करो उनके बिहेवियर पे रेदर देन करेक्टरिस्टिक। ऑलवेज कपल क्रिटिसिज्म विद पॉजिटिव इन्फोर्समेंट, जैसे कि आपने अपने दोस्त को बताना है कि भाई देख, माना कि तू सारे काम जो है वो बेकार कर देता है, सारे काम बिगाड़ देता है, तुझे इसे इम्प्रूव करने की जरूरत है। चीजें मतलब ऐसे मत कर कि तू सारा काम बिगाड़ रहा है, लेकिन यार तू ये जो सारे काम बिगाड़ देता है ना, तो इससे तेरी मासूमियत झलकती है। तो तुमने उसे बताया कि आपने जो क्रिटिसिज्म करा कि भाई तू काम बिगाड़ देता है, तुझे चीजें सही करने की जरूरत है, लेकिन आपने पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट भी दे दिया कि देख, इससे तेरी मासूमियत झलकती है। तो इस तरीके से होता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसी के साथ वीडियो कंप्लीट हुई। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को हाइप भी करो। और अगर इस वीडियो के नोट्स चाहिए सो यू कैन परचेज इट फ्रॉम द गूगल फॉर्म, लिंक इज डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और बहुत ही कम अमाउंट पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।